गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दैनिक जागरण को हम कैसे पढ़ें। अगर आपको पढ़ना है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़िए। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो राष्ट्रीय संस्करण आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होता है। लेकिन दिल्ली से बाहर रहते हो, आप पटना में रहते हो, कहीं अन्य जगह रहते हो, तो वैसी कंडीशन में जो है आप इसका ऑनलाइन जो है आप इसको पढ़ा कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आज जो है 6 मई 2020 है और आज हम डिस्कस करेंगे कि दैनिक जागरण को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये रिलेवेंट होता है, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरपीसीएस के व्यू से किस तरह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इजराइल ने किया दावा, बना लिया कोरोना टीका। राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि इजराइल का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था फरवरी में ही कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाइए, और इन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन बना लिया, लेकिन इसका मानवों पे परीक्षण अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये कंप्लीट वैक्सीन नहीं माना जा सकता है और इतना जल्दी ये मार्केट में आने वाला भी नहीं है। राइट, जब तक मानव पे परीक्षण नहीं होगा तब तक उसको सर्टिफाइड नहीं किया जा सकता। जानकारी होना चाहिए। भारतीयों को स्वदेश वापसी का अभियान, देखो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कर सकता हूं। एक तो आप याद रखना कि वंदे भारत अभियान, भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान की जो शुरुआत किया है वो शुरुआत किया है कि विदेश में जो हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं उसको किस तरह से इंडिया लाया जाए इसके। और दूसरा जो है हमारे देश के जो नौसेना है, नौसेना ने भी एक अभियान का शुरुआत किया है जिसका नाम है समुद्र सेतु अभियान। यानी समुद्र के माध्यम से, यानी कह सकते हो बोट के माध्यम से किस तरह से जो है विदेश से इंडिया लाया जाएगा, इसके लिए समुद्र सेतु अभियान नौसेना ने शुरू किया और भारत सरकार ने शुरू किया वंदे भारत अभियान। राइट, देखो इस पे ये जो है ये टॉपिक है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, आदतों में बदलाव अब सामाजिक जीवन का हिस्सा। तो हमारे हर्षवर्धन जी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये हमारे देश के जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है ये पहले याद रखो। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो होता है सिंपल है कि जब जो है कम्युनिटी में ट्रांसमिशन होने लगे, जब वायरस का किसी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन होने लगे, इसको जो है स्टेज 3 भी कहा जाता है। देखो ये आपको हमेशा याद रहेगा। पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज होता है कि विदेश से अगर कोई व्यक्ति आया है उसमें अगर वायरस का लक्षण है तो उसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि विदेश से अगर कोई व्यक्ति आया है और उसके कंसल्ट में उसके कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं तो उसको अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसे सेकेंड स्टेज कहा जाता है। और थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज क्या होता है कि जब आपको पता ही नहीं हो कि आपको ये वायरस कैसे आया, आप कैसे इन्फेक्टेड हुए, जब आपको कोई जानकारी नहीं हो, तो इसे कहा जाता है थर्ड स्टेज और इसी को कहा जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मान लेते हैं कि आप मार्केट गए, आपने किसी चीज़ को टच किया और वहाँ से आपको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, आपको पता नहीं है कि हमने क्या चीज़ को टच किया था, तो ऐसे कंडीशन को ही कहा जाता है ट्रांसमिशन स्टेज, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसी को कहा जाता है। राइट, तो बेसिक जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, थर्ड पेज पे देखो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आज का न्यूज़ का एनालिसिस करना हो तो इसका पक्का एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि ये जो शख्स हैं, मैं इंटरव्यू लेने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी हो सकता है, उस पर चर्चा नहीं करूँगा, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिजीत बनर्जी, ये वही शख्स है जिसे कुछ दिन पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, भारत का ही एक शख्स है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था कुछ दिन पहले। तो इनसे पूछा गया है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, काफ़ी ख़राब कंडीशन है, तो उसको भारत सरकार को क्या करना चाहिए। और इन्होंने जो राय दिया था, देखो किन्स जो है, किन्स एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब भी किसी भी देश में मंदी की कंडीशन आए या मंदी की क्राइसिस क्रिएट हो,
तो वैसे कंडीशन में सरकार को जो है फिजिकल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए, सरकार को पूरा अपना हाथ खोल देना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोगों के पास पैसा जाना चाहिए, लोगों के पास पैसा जाएगा तभी वो जाकर परचेज करेगा, और परचेज करेगा तभी जाकर जो है इकोनॉमिक जो है रेगुलेट हो पाएगी, राइट। तो इसी तरह का कुछ बात इन्होंने, अभिजीत बनर्जी ने भी कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में आपको पता होगा कि देश में 90, डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि देश में 92% से अधिक जो वर्कर काम कर रहे हैं वो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। एमएसएमई मतलब हो गया कि छोटा मोटा दुकान से लेकर के बड़ा बड़ा दुकान तक भी एमएसएमई के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कोई चाय का दुकान है तो उसको भी एमएसएमई में ही कंसिडर किया जाता है, राइट। तो 92% लोग जो है एमएसएमई के अंतर्गत काम करते हैं। तो अभिजीत बनर्जी का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर को जो है प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, राइट। और साथ ही जो है 60% से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त अनाज जो है सरकार दे और 10,000 रुपये तक का नकद दे, यानी लोगों को जो है 10,000 रुपये तक का नकद जो है प्रत्येक व्यक्ति को दे, 60% जो गरीब हैं उसको दें, ताकि उसके पास पैसा आएगा तो वो अधिक से अधिक परचेज करेंगे, अधिक से अधिक परचेज करेंगे तो इकोनॉमी हमारा रिवाइव हो पाएगा, खुल पाएगा, राइट। तो किन्स के स्टेटमेंट को ही लगभग एक तरह से रेगुलेट इन्होंने किया है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है कि जब भी आप याद रखना, किन्स के एक स्टेटमेंट को आप कहीं भी कोट कर सकते हो कि जब भी मंदी की कंडीशन आए तो सरकार को अपने हाथ खोल देने चाहिए, पैसा अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो है पॉलिटिकल है, काफ़ी विवाद हो गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आप ये जानना कि पुलतिजर अवार्ड किस चीज़ में दिया जाता है। कई बार पीसीएस में इसको लेकर के क्वेश्चन आया है, एसएससी वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि पुलतिजर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मीडिया के क्षेत्र में यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलतिजर अवार्ड दिया जाता है, बस ये याद रखना। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इस पर हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसको अगर आपको पढ़ना है तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट ने सीएसआर फंड पे याचिका ठुकराई, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीएसआर फंड क्या होता है और उसके बाद इस न्यूज़ में हम आएंगे कि ये न्यूज़ क्या कर रही है। देखो सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है, तो सीएसआर जो है, जैसे मान लो कोई औद्योगिक इकाई है, कोई इंडस्ट्रीज है, तो उसको जो है अपना नैतिक दायित्व जो है किस तरह से निर्वहन करे, पर्यावरण दायित्व किस तरह से निर्वहन करे, इसके लिए सीएसआर आया। यानी कोई भी कंपनी अगर है तो अपना सामाजिक और नैतिक दायित्व को निभाने के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करे, इसके लिए सीएसआर आया है। सीएसआर कब आया था, कंपनी एक्ट 2013 में जो है सीएसआर को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना। क्या प्रोविजन है कि ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़, याद रखना कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है, तो उसको जो अपना या उसका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक है। 3 कंडीशन है, नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो। तो वैसी कंडीशन में उसको जो 3 वर्ष का जो शुद्ध लाभ हुआ, मान लेते हैं कि 3 वर्ष में उसे 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ उस कंपनी को, तो इस लाभ का जो 2% यानी 2 करोड़ रुपया जो है उसे सीएसआर के तहत देना होगा या खर्च करना होगा। तो उसमें किस किस सेक्टर में खर्च कर सकता है, गरीबी और भूख का उन्मूलन पे वो खर्च कर सकता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार पे खर्च कर सकता है, लिंग व नारी सशक्तिकरण पे खर्च कर सकता है, पर्यावरण संरक्षण पे खर्च कर सकता है, शिशु और मातृ मृत्यु दर को सुधार करने के लिए भी वो खर्च कर सकता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अन्य चीज़ों में भी वो खर्च कर सकता है। तो इशू क्या है, देखो सीएसआर, प्रत्येक कंपनी को सीएसआर जो है, जो कंडीशन फुलफिल करता है उसको सीएसआर देना इंपॉर्टेंट है, सीएसआर देना मैंडेटरी है, उसको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो जो है सीएसआर के तहत जो उसको पैसा देना होता है, मान लो एक कंपनी को 2 करोड़ रुपये सीएसआर देना है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं कि वो 2 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में, यानी पीएम केयर्स जो योजना आई है या प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल देते हैं। तो इस तरह से एक तरह से उन्होंने डोनेट भी कर दिया, दूसरी तरह से अपनी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो सीएसआर भी दे दिया, राइट। तो ये जो है ये
ज़्यादातर कंपनी अभी कर रही है, ज़्यादातर कंपनी जो अभी पीएम केयर्स में पैसा दे रही है वो इनफैक्ट सीएसआर दे रही है। तो ऐसे कंडीशन में इशू क्या हुआ कि कुछ कंपनी जो किसी राज्य सरकार के राहत कोष में पैसा देते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ कंपनी जो पैसा देते हैं, तो वो कंपनी की मांग थी कि अगर हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसा दे दिया तो उसको सीएसआर के अंदर ही कंसिडर किया जाए। राइट, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि कंपनी की मांग थी कि अगर मान लेते हैं कि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति रह रहा है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया है, तो उसको भी सीएसआर के तहत कंसिडर किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि राज्य सरकार, जो 2013 का सीएसआर एक्ट था उसमें कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं किया गया है कि राज्य सरकार को पैसा देना, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देना सीएसआर के तहत आएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता। जान सकते हो, थोड़ा से कर सकते हो, एक बार जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिटी ट्रांजिशन के बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि स्टेज 3 क्या होता है, वायरस के संक्रमण का स्टेज 3 क्या होता है और उसी को कम्युनिटी ट्रांजिशन कहा जाता है। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, और ये अभी लगातार चर्चा में रहेगा कि जिस तरह से हम लोग देश में कामगारों के, हमारे देश में जो वर्कर हैं, बिहार के काफ़ी लेबर कितने ही शहरों में आपको पता है, एमपी के लेबर या झारखंड के लेबर या उत्तर प्रदेश के लेबर काफ़ी अदर स्टेट में जाके काम करते हैं। ना सिर्फ लेबर काम करते हैं बल्कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयड होता है, आईटी एम्प्लॉयड वगैरह भी बिहार के जो है बहुत जगह काम करते हैं। दिल्ली में काम करते हैं मैक्सिमम, राइट, बेंगलोर में काम करते हैं। तो उसकी जो वापसी हो रही है उसको कहा जाता है रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है कि जो व्यक्ति गए थे, मान लो एक व्यक्ति गया था बेंगलोर और उसे वापस अपने घर पे आना हो रहा है, वापस गांव की तरफ लौटना हो रहा है, उसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। और इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे एक बार डिटेल से। राइट, तो मगर अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, उसको लेकर के क्या क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, दोनों यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए। देखो, अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की क्या भूमिका है, यानी मान लेते हैं कि बिहार से अगर कोई श्रमिक बाहर गया, ठीक है, बिहार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार जो एक मापदंड है, ज़्यादातर जो है बिहार के जो श्रमिक हैं वही आपको बाहर मिलते हैं। तो बिहार के श्रमिक अगर बाहर जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के आंतरिक प्रवासन जो है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर लोग जाते हैं तो श्रमिकों की आय जो है देश की जीडीपी का 6% है, काफ़ी ज़्यादा है। राइट, 6% देश की जीडीपी का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। और ये जो है, ये श्रमिक जो है जीडीपी का लगभग 2% अपने घर पे भेजते हैं, यानी जो लोग हैं वो अपने घर पे भेजते हैं ताकि घर की जो है घर चल सके उसका, और ना सिर्फ घर चल सके बल्कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था चलती है वो भी चलती है। तो इस अनुसार से जो 2% घर भेजते हैं वो लगभग 4 लाख करोड़ है। आप समझ सकते हो, यानी जो श्रमिक कमाते हैं वो जो घर भेजते हैं वो 4 लाख करोड़ है। और लगभग 6% जो है श्रमिकों की आय है, लगभग 4 या 12 लाख करोड़ के आसपास जो है वो लोग इनकम जनरेट करते हैं बाहर रख के। यह राशि मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों को दी जाती है। बिल्कुल ज़रूरी है। देखो, अब इसमें चुनौती क्या है। मान लो कि श्रमिक अगर रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, यानी अपने घर पे लौट रहे हैं, तो उससे क्या चुनौती होगा। तो पहला तो चुनौती होगा कि अगर उद्योग है, राइट, उद्योग काफ़ी दिन तक आपको बंद नहीं रख सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर सकते हो कि उद्योग जो है अगर लॉकडाउन के बाद खुलेगा, या अभी कुछ जगह उद्योग को खोला गया है इन सिटू अरेंजमेंट के तहत। इन सिटू क्या होता है, ये टर्म नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, इन सिटू, ये पढ़ा होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन सिटू क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक उद्योग है और उस उद्योग में अगर 50 लेबर काम करते हैं और 50 लेबर का उसी उद्योग के परिसर में रहने का अरेंजमेंट कर दिया जाता है, उसके खाने का अरेंजमेंट किया जाता है, तो उस उद्योग को खोलने की परमिशन देश में दिया गया, तो इसको कहा जाता है इन सिटू अरेंजमेंट। राइट, तो श्रमिक अगर रिटर्न हो रहे हैं तो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौती होगा औद्योगिक जगत को लेकर के, यानी उद्योग जो खुलेगा या जो उद्योग खुल रहा है, अगर श्रमिक अपने घर पर रिटर्न हो गए तो उद्योग खुलेगा ही नहीं, और उद्योग खुलेगा ही नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बेकार हो जाएगी एक तरह से।
दूसरा इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि अगर मान लो कि श्रमिक अगर रिटर्न हो जाता है, तो अगर कोविड-19 काफ़ी लंबे समय तक चलता है, अभी 2 महीने के आसपास चल चुका है और उम्मीद भी की जा रही है कि लगभग 4-5 महीने और चलेगा, तो मान लें कि 6 से 7 महीने तक अगर लेबर घर पे रहेंगे तो फिर वो खाएंगे कहाँ से, राइट। तो ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक तरह से हमारा उद्योग बर्बाद होगा और दूसरी तरह से जो श्रमिक घर पे आएंगे तो वो भी बर्बाद होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला कंडीशन हो रहा है, राइट। तो इसलिए इसको जो है रोकने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। तो ये हमारा एनालिसिस था। इसी को इस तरह से आप पढ़ सकते हो, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों को देखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, देखो यहाँ पे आपको एपीआई क्या होता है एक बार आपको जानकारी होना चाहिए। नेट पे जाकर सर्च कर लो कि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है। देखो एंटीबॉडीज ही साबित होगा इम्यूनिटी पासपोर्ट। हालांकि इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा मैं भी अपनी तरफ से आपको डिस्कस कर देता हूँ कि इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या होता है और वर्ल्ड बैंक इसका विरोध क्यों कर रहा है। इम्यूनिटी पासपोर्ट होता है कि एक व्यक्ति मान लो जिसको कोविड हुआ और कोविड के कारण वो ठीक हो गया, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं, फिर उसको वायरस नहीं होगा। तो इसी को कहा जाता है इम्यूनिटी पासपोर्ट। यानी वैसे व्यक्ति जो कोविड से ठीक हो गए हैं, कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, उसको एक पासपोर्ट दिया जाए, मतलब एक तरह से उसको सर्टिफिकेशन दिया जाए कि अब आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन WHO ने इसका विरोध किया है। WHO ने कहा है कि वैसे व्यक्ति को फिर से हो सकता है, कंफर्म नहीं किया, लेकिन WHO ने शंका जाहिर की है कि वैसे व्यक्ति जिसको एक बार कोरोना हुआ था उसको नेक्स्ट टाइम भी कोरोना हो सकता है, इसलिए अभी इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं दिया जाए, राइट। देखो चीन को कोस रहे, मांग रहे हैं मेक इन इंडिया। पहले मैं समय देख लूँ कितना हुआ अभी समय, ओके 16 मिनट। चीन को कोस रहे, मांग रहे हैं मेक इन इंडिया। देखो कोविड के कारण बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसका बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट भी है। और इस न्यूज़ को आप पॉजिटिव इन द सेंस देखो कि आने वाले समय में जो भी विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया या यूरोप का देश हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में रहा है। तो वो यूनिट जो है आने वाले समय में लगभग 12 लाख करोड़ से भी अधिक की यूनिट है। वो यूनिट वो चीन से अपना जो है हब निकालेगी, मैन्युफैक्चरिंग हब चीन से हस्तांतरित करेगी। तो वो कहाँ पे जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको इंडिया में लाया जाए। इसके लिए भारत सरकार भी प्रयासरत है, राइट। और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, कोविड का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में शिफ्ट होगा और आने वाले समय में इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। देखो इसको एक बार ढंग से आप पढ़ सकते हो कि संकट में निखरी भारत की छवि। तो हर्ष वी पंत का जो है ये एक एडिटोरियल है और यहाँ पे पहली बार मैंने एक शब्द सुना है। देखो अपनी लाइफ में मैं पहली बार इस शब्द को सुन रहा हूँ, स्वास्थ्य कूटनीति। कूटनीति बहुत तरह का है, स्वास्थ्य कूटनीति पहली बार सुन रहा हूँ। स्वास्थ्य कूटनीति क्या है कि जो है भारत जो है लगभग 85 से अधिक देशों का वहाँ पे कोविड से किस तरह से निपटान किया जाए उसके लिए जो है वो मदद कर रहा है। उसके लिए क्या कर रहा है कि जैसे मान लो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई थी दुनिया भर में हमने निर्यात किया, जो मलेरिया की दवाई थी और जो कोविड में काफ़ी हद तक काम आ रहा है उसका काफ़ी हद तक हमने निर्यात किया। इसी तरह से जो है काफ़ी देश है, जैसे नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, कुवैत आदि देशों को जो है हम वहाँ पे डॉक्टर्स का मदद कर रहे हैं ताकि वो देश जो है अपने आप को रिवाइव कर सके, वो देश जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो ऐसा करने का जो है एक मकसद भारत सरकार का कर सकते हो यह होगा भविष्य में कि इन देशों पे भारत सरकार का इम्प्रेशन अच्छा होगा और आने वाले समय में उससे हमारी स्निग्धता बढ़ेगी, वहाँ से हमारा व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा और खुशहाली उस देश में भी आएगी और भारत में भी आएगी। और इसी को स्वास्थ्य कूटनीति कहा गया। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, मुझे अच्छा लगा पढ़ के, राइट। नफरत का बेलगाम वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के संदर्भ में है, एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अवसाद में फंसी दुनिया को फंतासी की खुराक, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखा जा सकता है। देखो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में के लिए जो है बजट अनुमान, तो सरकार जो है आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने जो है बजट लाया था। भारत सरकार जो है 1 फरवरी को बजट लाती है। तो
फरवरी का जो बजट आया था और उसके बाद जो है कोविड की समस्या आई है, तो सरकार अब जो है फिर से सोच रही है कि एक नया बजट लाया जाए। पुराने बजट जो कुछ दिन पहले आया था, 1 फरवरी को आया था, जो पूरी 1 वर्ष के लिए आई थी, लेकिन कोविड के कारण देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। ऐसे कंडीशन में सरकार सोच रही है कि फिर से नया बजट आए, राइट। तो एक बार इसको देख सकते हो वन टाइम, इसको भी एक बार पढ़ सकते हो। देखो ट्रिब्यूनल को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम है, जजों की जो है सुप्रीम कोर्ट नाराज है। क्यों नाराज है? कि ट्रिब्यूनल में जो है जजों की कमी है। अगर जज की कमी होगी तो ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन जल्दी सुनाएगा नहीं। तो इसको लेकर के न्यायपालिका में क्या क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर के इस रूप में आप पढ़ सकते हो मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसको भी एक बार देखा जा सकता है। जानिए चीन कैसे जुटा दूसरे दौर के संक्रमण को रोकने के लिए। यानी चीन में एक बार संक्रमण समाप्त हो चुका, दूसरा दौर जो चीन में आने वाला उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से चीन इसको रोक रहा है, इसको लेकर के ये न्यूज़ है। और किस तरह से रोक रहा है, इसको किस तरह से हम भारत में इम्प्लीमेंट करें, उसको भी देखना है। कि भारत के वो राज्य जहाँ पे कोविड नहीं है या कोविड समाप्त हो गया, जैसे गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, ये सब राज्य में जो है कोरोना समाप्त हो गया है, केरल में समाप्त होने वाला है। तो वहाँ पर इसको किस तरह से रोकना चाहिए, हम चीन से भी सीख ले सकते हैं। खेल पे इस पर ज़्यादा कुछ न्यूज़ होता नहीं है। और आज जो है इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे लिए कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज जो है हमारे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पे न्यूज़। हाँ, यहाँ पे देखो एक जो है सौर गाथा है कि रायसीना किले को घिरता देख रानी दुर्गावती ने कहा था झुको मत लड़ो। तो रानी दुर्गावती के बारे में आपको निश्चित तौर पे जानना चाहिए, ठीक है। रानी दुर्गावती के बारे में जो है उसको आपको जानना चाहिए, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये जो है रानी दुर्गावती के बारे में कहाँ देखोगे, तो आप मध्यकाल की जो अपनी पुस्तक है वहाँ पे जाकर के आप इसको देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैंसर के मरीजों को कोरोना से ज़्यादा खतरा, कोरोना से खतरा जो है, देखो कोरोना एज सिंपल एज दैट ये समझो कि कोरोना से जो है, कोरोना क्या करता है, हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको लगभग जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, राइट। तो अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आपको कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो कैंसर मरीजों का जिसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी ख़राब हो जाता है तो उसको कोरोना से खतरा होगा। इसी तरह से कोई भी डिजीज़, अगर किसी भी तरह का डिजीज़ किसी भी व्यक्ति को है तो उसको जो है कोरोना से खतरा है, ज़्यादा खतरा है। देखो इतना ही था आज की न्यूज़ में, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पेपर को किस तरह से पढ़ना चाहिए। काफ़ी न्यूज़ होता है यूपीएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए ये अधिक इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सेलेक्टिव स्टडी करो, सेलेक्टिव आप पढ़ाई करना चाहिए। तो कोशिश करूँगा इस पर फिर से वीडियो बनाने का, या कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम एडिटोरियल एनालिसिस करने का। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।